नमस्कार, मैं हूँ। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। रीट ग्रेड थर्ड लेवल फर्स्ट और सेकंड जो आपके एग्ज़ाम होने जा रहा है, उस एग्ज़ाम के लिए हम ये रीट लेवल फर्स्ट वालों के लिए जो आपके विज्ञान विषय है उसकी शिक्षण विधियाँ हम देख रहे हैं। ये लेवल सेकंड वाले भी विज्ञान की जो शिक्षण विधियाँ वहीं कॉमन है आपके, तो ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छी क्लास होगी। PYQ है ये हमारी पब्लिकेशन के, साथ में एक्सप्लेन भी है, तो बेहतरीन क्वेश्चन आपको ज़रूर इर्द गिर्द सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे। रीट लेवल फर्स्ट वालों के लिए आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज़रूर ये कवर करने वाली क्लास होगी। तो इसको एंड तक आपको देखना है, क्लास को लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद मैं इंग्लिश, हिंदी और सामाजिक 3 बाकी रह जाते हैं, मैथ के हो चुकी हैं, तो वो ज़रूर आप देखिएगा। मैराथन क्लास है मैथ की 2 घंटों के आसपास, तो उसको आप इस पर बैठा करके ज़रूर देखिएगा। और इसके आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं विज्ञान विषय की शिक्षण विधि का। सवाल नंबर 1 है कि खिलौना आधारित अधिगम की कौन सी एक विशेषता नहीं है। खिलौना आधारित अधिगम की विशेषता नहीं है। यह रीट लेवल 2 वालों के लिए 2025 में सवाल आया था। तो खिलौने केवल सामाजिक स्वयंगात्मक विकास में मदद करते हैं, ये खिलौना आधारित अधिगम की विशेषता नहीं होगी। खिलौने सोचने, सृजनात्मकता का स्फूर्ति करते हैं। खिलौने बहुविषयक अधिगम में मदद करते हैं और खिलौने गत्यात्मक विकास को सुदृढ़ करते हैं। अब खिलौना आधारित अधिगम की विशेषताएं देख लीजिए। खिलौने सोचने और सृजनात्मकता को स्फूर्ति करते हैं, बहुविषयक अधिगम में मदद करते हैं, गत्यात्मक विकास को सुदृढ़ करते हैं और खिलौने बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर देते हैं। खिलौने बच्चों का ध्यान सहज रूप से आकर्षित करते हैं, जिससे सीखना है वो रोचक हो जाता है। तो इस प्रकार बहुत ईजी सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत है नहीं इसमें। ज़रूर फैक्ट आधारित कोई सवाल आ जाता है तो वो ज़रूर हार्ड सवाल माना जाता है, लेकिन अप्लाई सवाल है तो आप आराम से कर दोगे। सभी प्रकार के प्रकरणों और अधिगम अनुभवों को किस अनुप्रयोग के द्वारा उचित रूप से प्रदान किया जा सकता है। सभी प्रकार के उपकरण और अधिगम अनुभव रीट लेवल 2 2025 में स्रोत विधि से उचित रूप से प्रदान किया जा सकता है। जीव विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि के जन्मदाता थे। जीव विज्ञान शिक्षण की जो अन्वेषण विधि है उसके जन्मदाता थे आर्मस्ट्रॉन्ग। ये रीट लेवल 2 वालों के लिए सवाल पूछा था। ह्यूरिस्टिक एक ग्रीक शब्द ह्यूरिस्किन से लिया गया है, जिसका अर्थ है खोजना। जीव विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि के जन्मदाता आर्मस्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। यह विधि अवधारणाओं को जानने के अतिरिक्त खोज और अभ्यास को भी प्राथमिकता देती है, यानी एक प्रकार से ये विज्ञान की है शिक्षण विधि है, बहुत अच्छी है। अगला सवाल है प्रोजेक्ट यानी परियोजना है वह सप्रयोजन गतिविधि है जो पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण में की जाए। ये कथन किस शिक्षा शास्त्री ने दिया है। कई बार ये सवाल बना है। प्रोजेक्ट या परियोजना की जो परिभाषा है ये आपको याद रखनी है, ये देने वाले हैं विलियम किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट या परियोजना है वह सप्रयोजन गतिविधि है जो पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण में की जाती है। बेलाई क्या कह रहे हैं, एक परियोजना वास्तविक जीवन का ही एक भाग है जिसे विद्यालय में प्रदान किया गया है। RL स्टीवेंसन के अनुसार एक परियोजना एक समस्यात्मक कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूरा करने के लिए किया जाता है। पार्कर के अनुसार एक परियोजना गतिविधि की एक इकाई है जिसमें विद्यार्थियों को नियोजन और उद्देश्य के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है। 5वां क्वेश्चन है जी स्टेनली हॉल ने कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने प्रश्नावली विधि को लोकप्रिय बनाया। प्रश्नावली विधि एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें विद्यार्थियों को किसी विषय, समस्या या अवधारणा से संबंधित प्रश्न लिखित रूप में दिए जाते हैं और उनसे उनके उत्तर लिखकर प्राप्त किए जाते हैं। ये विधि विशेष रूप से विज्ञान शिक्षण में उपयोगी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की रुचि, पूर्व ज्ञान, शंकाओं, दृष्टिकोण और सीखने की कठिनाइयों को जानने में सहायता करती है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है। कहानी विधि कोई वैज्ञानिक नहीं है। मूल्यांकन, मनोदयिक, प्रश्नावली ये वैज्ञानिक विधियाँ हैं। विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है तो वो कहलाती है, ये ग्रेड थर्ड RPSC 2008 में तब करवाती थी संस्कृत वालों का ये पेपर था। ह्यूरिस्टिक विधि है। ये विधि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती हैं। ह्यूरिस्टिक विधि एक ऐसी विधि है जो खोज और प्रयोग ज्ञान अनुसंधान के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण दे सकती है। इस विधि के लिए विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक और व्यवस्थित रूप से कई समस्याओं को हल करने की आवश्यकता होती है। इस पद्धति में विद्यार्थी सक्रिय, स्वतंत्र और जिज्ञासु होते हैं और ये विधि करके सीखने पर आधारित है। WH किलपैट्रिक ने विज्ञान की कौन सी विधि दी है। WH किलपैट्रिक ने प्रयोजना विधि दी है। बार बार कहीं ना कहीं इधर उधर सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे सेम टाइज, क्योंकि वही सवाल व्याख्या में आपको दे रखे हैं या कहीं ना कहीं एग्जाम में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। WH किलपैट्रिक प्रयोजना विधि के प्रमुख समर्थक थे। वह जॉन डीवी के व्यवहारिकता सिद्धांत या प्रयोजनवाद से प्रभावित थे।
ये जॉन डीवी के शिष्य थे। उन्होंने 1918 में द प्रोजेक्ट मेथड पर एक पेपर प्रकाशित किया। कब किया? 1918 में। प्रोजेक्ट शब्द किसने दिया था? रिचर्ड महोदय ने 1900 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने प्रोजेक्ट शब्द दिया था। वह मुख्य रूप से छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं, दृष्टिकोणों और क्षमताओं के आधार पर उद्देश्यपूर्ण गतिविधि और समस्या समाधान क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते थे। अगला सवाल है, एक्वेरियम में विकसित करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे? एक्वेरियम के लिए प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग करना है। शिक्षण प्रक्रम के 3 अवयव है, कौन कौन से? पाठ्यचर्या है, विद्यार्थी है और शिक्षक है। मित्रों, आपको बता दूं कि आपको इस शिक्षण विधियों के लिए कहीं और आपको बिल्कुल नहीं भटकना है। इस समय आप ऑब्जेक्टिव निकालिए, एक्सप्लेन सही या PYQ निकालिए। जरूर आपको 2-4 सवाल मिल जाएंगे। इसमें 4 सवाल है, 4 सवालों के लिए ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। इस क्लास को आप और सारे सब्जेक्ट में कवर करवाऊंगा। यहाँ पे मैथ की हो चुकी है, यह विज्ञान की हो जाएगी, फिर बाकी सब्जेक्ट है वो भी हो जाएगी अपने यहाँ। निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है? व्याख्यान विधि है, वो बाल केंद्रित नहीं है। व्याख्यान विधि की विशेषता देख लीजिएगा। ये विधि शिक्षक के लिए सरल, संक्षिप्त और आकर्षक है। इस विधि से कम समय में अधिक सूचनाएं है वो दी जा सकती है। इस विधि के प्रयोग से अध्यापक को शिक्षण कार्य में बहुत सुविधा है। एक ही समय में छात्रों के बड़े समूह का शिक्षण इसमें किया जाता है। शिक्षक सदैव सक्रिय रहता है जबकि छात्र इसमें निष्क्रिय होता है। छात्र निष्क्रिय रहता है व्याख्यान विधि में। अगला सवाल है, विज्ञान शिक्षण की निम्न में से कौन सी विधि थॉर्नडाइक के अधिगम नियम का अनुसरण करती है? प्रयोजन विधि। थॉर्नडाइक का जो अधिगम नियम है उसका अनुसरण कर रही है। शिक्षण की प्रयोजना विधि किसके दर्शन से सर्वाधिक संबंधित है? डीवी के। परियोजना कार्य के कुछ चरण दिए जा रहे हैं। इन चरणों का सही क्रम आपको व्यवस्थित रूप से आपको क्रम बताना है। सबसे पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा। यानी सबसे पहले परियोजना का चुनाव करेंगे, ये नंबर 1 पे ये होगा, परियोजना का चुनाव होगा। और सॉरी, इसमें परिस्थितियों का निर्माण नहीं दे रखा है। परिस्थितियों का निर्माण सबसे पहले होता है। यानी परियोजना के लगभग 6 चरण होते हैं, इसमें सोपान है वो 6 होते हैं। पहला होता है वो परिस्थितियों का निर्माण करना होता है, और इसमें उस अनुसार दिया है तो सबसे पहले परियोजना का चुनाव होगा, और उसके बाद है रूपरेखा निर्माण होगा। उसके बाद परियोजना का क्रियान्वयन होगा 3 नंबर पे, और फिर उसके बाद मूल्यांकन होगा 4 नंबर पे, और बाद में रिपोर्ट तैयार होगी 5 नंबर पे। और पहला जो शुरुआती चरण होता है वो होता है परिस्थिति निर्माण करना। एक्सप्लेन देख लेते हैं इसका होगा। परियोजना विधि के 6 चरण या सोपान होते हैं, जिसमें पहला है परिस्थितियों का निर्माण करना, उसके बाद परियोजना का चुनाव, फिर रूपरेखा निर्माण, परियोजना क्रियान्वयन, मूल्यांकन और अंत में रिपोर्ट तैयार करना। ये इंपॉर्टेंट है, परियोजना विधि के चरण आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा सोपान है जो परियोजना विधि से संबंधित नहीं है? तो उपकल्पनाओं का निर्माण इसमें नहीं होता है। परियोजना की तैयारी, क्रियान्वयन, मूल्यांकन ये सारे सोपान हैं। कक्षा के बाहर संचालित क्रियाकलाप जहाँ छात्र अवलोकन करते हैं, प्रयोग करते हैं, खोज करते हैं और प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं, तो वो कहलाती है क्षेत्र भ्रमण। क्षेत्र भ्रमण की अवधारणा सबसे पहले सन 1827 में जॉर्ज सिलीबी द्वारा स्टोक डेविंगटन, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में एवनी पार्क में एक क्वेकर स्कूल के लिए पेश किया गया था। एक फील्ड ट्रिप नियमित कक्षा के बाहर किसी स्थान की यात्रा है जिसे कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया। यानी क्षेत्र भ्रमण क्या है? कुछ उद्देश्यों के लिए बाहर किसी स्थान की यात्रा करते हैं। क्षेत्र भ्रमण छात्रों को कक्षा से बाहर निकलने और कुछ नया अनुभव करने का अवसर देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए विज्ञान केंद्रों और संग्रहालयों के लिए भ्रमण किया जाता है। इसमें निम्न में से कौन सी विशेषता दल शिक्षण से संबंधित नहीं है? तो ये एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, ये सही नहीं है, क्योंकि दल शिक्षण तो हमेशा टीचर्स मिलकर करते हैं, टीचरों का दल होता है ना कि बालकों का, तो यही सही नहीं है। एक कक्षा को 2 या 2 से अधिक अध्यापक एक साथ पढ़ा सकते हैं। इसमें कक्षा अनुदेशन पूर्ण रूप से व्यवस्थित होता है, यह सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है। तो इसमें ऑप्शन 2 है, दल शिक्षण है वो बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है। दल शिक्षण की विशेषता देखिएगा, एक कक्षा को 2 या 2 से अधिक अध्यापक एक साथ पढ़ा सकते हैं। इसमें कक्षा अनुदेशन पूर्ण रूप से पूर्व व्यवस्थित होता है, ये सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक और संचालक की भूमिका निभाता है। विद्यार्थियों में सामाजिक गुण जैसे सहयोग, सहिष्णुता और सहभागिता का इसमें विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिससे लगन के साथ
सामाजिक वातावरण में किया जाता है। प्रोजेक्ट की ये उपरोक्त परिभाषा है किलपैट्री का। सामाजिक वातावरण शब्द प्रोजेक्ट संबंधित आते ही आपको किलपैट्री करना है। प्रोजेक्ट बहुत उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। बिनिंग क्या करें हैं, वास्तविक जीवन जैसी परिस्थितियों में पूरा किया जाने वाला बालकों द्वारा आयोजित उद्देश्य युक्त कार्य प्रयोजना कहलाता है। जी वासिंग कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट समस्या मूलक क्रिया की ऐसी इकाई है जो विद्यार्थियों द्वारा स्वाभाविक रीति से आयोजित अथवा पूर्ण की जाती है। निम्न में से कौन सी शिक्षण की बाल केंद्रित विधि नहीं है? प्रदर्शन विधि है, वो बाल केंद्रित नहीं है। प्रोजेक्ट है, समस्या समाधान है, प्रयोगशाला है, ये बाल केंद्रित विधियाँ हैं। अब प्रदर्शन कैसे नहीं है? क्योंकि प्रदर्शन है, इसमें प्रदर्शन विधि शिक्षण की बाल केंद्रित नहीं है। प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन का अर्थ है दिखाना, और दिखाते कौन है? शिक्षक। व्याख्यान पद्धति में शिक्षक केवल छात्रों की तथ्यात्मक जानकारी देता है, लेकिन प्रदर्शन विधि में वह प्रदर्शनों के माध्यम से सैद्धांतिक सिद्धांतों के कुछ घटनाओं, प्रक्रियाओं, अनुप्रयोगों को दर्शाता है। प्रदर्शन एक प्रभावी तकनीकी है। यह भले बाल केंद्रित नहीं हो लेकिन है अच्छी। निम्न को सम्मिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से। इनके जनक कौन कौन है और यहाँ से जरूर एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो जो प्रोजेक्ट विधि है वो विलियम एच किलपैट्रिक की है। रेखीय अभिक्रमित जो अनुदेशन है वो BF स्किनर का है। शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन है वो नॉर्मन ए क्राउडर का है। और ह्यूरिस्टिक विधि है वो H.E. आर्मस्ट्रांग की है। यहाँ से एक सवाल जरूर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये इसके मिलान है। प्रोजेक्ट विधि है विलियम एच किलपैट्रिक की। रेखीय अभिक्रमित है BF स्किनर की। शाखात्मक अभिक्रमित है नॉर्मन ए क्राउडर। ह्यूरिस्टिक विधि है H.E. आर्मस्ट्रांग की। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तर्क सीखने पर। प्रयोगशाला विधि विश्लेषण और निरीक्षण पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक शोध प्रयोगात्मक पद्धति का उपयोग करता है। एक प्रयोग एक जांच है जिसमें एक परिकल्पना का वैज्ञानिक परीक्षण है वो किया जाता है। निम्न में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना है वो जनतंत्रात्मक है, यानी वो बच्चों यानी बाल केंद्रित है, वो है इसमें परियोजना व्यू रचना। परियोजना व्यू रचना है वो जनतंत्रात्मक शिक्षण है। किस दस्तावेज में विद्यालय शिक्षा में परीक्षा प्रणाली को लचीला और मित्रवत बनाने की अनुशंसा की गई है? बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल बनेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी अंशेप 2005 में। निम्न में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? बड़े पदों का सिद्धांत, ये कोई सिद्धांत नहीं है। इसमें स्वीकृति का सिद्धांत होता है, तुरंत प्रतिपुष्टि मिलती है और तत्पर अनुक्रिया होती है। अभिक्रमित अनुदेशन का और सिद्धांत देख लीजिएगा। लघुपद सिद्धांत है, तुरंत प्रतिपुष्टि सिद्धांत, तत्पर अनुक्रिया सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, स्वपरीक्षण सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रोजेक्ट विधि से कौन सा नियम संबंधित नहीं है? आनुवंशिकता नियम है वो प्रोजेक्ट विधि संबंधित नहीं है। थॉर्नडाइक के बाकी के नियमों का पालन होता है इसमें। प्रयोजना विधि में सीखने के नियमों की पालना होती है, तत्परता का नियम, अभ्यास नियम, प्रभाव नियम, तीनों का। तो ये सवाल बन सकता है कि प्रोजेक्ट विधि किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो थॉर्नडाइक के। रेखीय अभिक्रमित अधिगम का प्रतिपादन किसने किया? BF स्किनर ने। विज्ञान शिक्षण की विधि जिसमें शिक्षक सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं उसको कहा जाता है निगमन विधि। निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। निगमन विधि के शिक्षण सूत्र देखो। सामान्य से विशिष्ट, प्रमाण से प्रत्यक्ष, अज्ञात से ज्ञात, नियम से उदाहरण, यानी यह मनोवैज्ञानिक सूत्रों पर आधारित नहीं है। निम्न में से संकल्पना मानचित्र का अन्य नाम कौन सा है? मानस मानचित्र इसको कहा जाता है, संकल्पना मानचित्र को। निम्न में से कौन सा बिंदु दल शिक्षण का लाभ नहीं है? शिक्षकों को एक बेहतर वित्तीय लाभ, इसमें कोई वित्तीय लाभ नहीं है। संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, बेहतर योजना होती है, शिक्षण प्रविधियों का बेहतर उपयोग होता है। इसके अलावा विद्यार्थी एक साथ मिलकर पढ़ते हैं जिससे पारस्परिक सहयोग और समूह भावना का विकास होता है। विद्यार्थी अपने विचार अनुभव एक दूसरे से साझा कर सकते हैं जिससे अधिक प्रभावी होता है। संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, बेहतर योजना बनती है, शिक्षण प्रविधियों का बेहतर उपयोग होता है, सहयोग और टीम वर्क की भावना बढ़ती है। निम्न में से कौन सी जोड़ी है जो सही ढंग से मेल नहीं खाती है? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है वो WH किलपैट्रिक ने नहीं दिए। आगमनात्मक अधिगम जयराम एस बुर्नर का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख लो इसको। संकल्पना मानचित्र जोसेफ डी नोवेक का है। ह्यूरिस्टिक विधि H.E. आर्मस्ट्रांग की है। और शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण तो BS ब्लूम यानी बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने किया है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में अंतिम पद है वो कौन सा माना जाता है? परीक्षण पद है वो अंतिम पद है। इसके पद है पहला प्रस्तावना, फिर शिक्षण, फिर अभ्यास और अंत में परीक्षण, 4 पद। अगला सवाल है, कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। दृश्य और श्रवण सीखना।
निम्न में से कौन सी विधि 50 छात्रों वाली एक कक्षा में प्रयोगशाला के कार्य के लिए आदर्श होगी? तो उसके लिए छात्रों को समूह में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक बैच द्वारा चक्रीय तरीके से विभिन्न प्रयोग किए जाते हैं। एमपी-टेट का ये क्वेश्चन है। विज्ञान के एक शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सी विधि उचित नहीं है, क्योंकि यह वन मैन शो का रूप लेता है? वैकेंसी विधि विज्ञान शिक्षक के लिए कदापि उपयोगी नहीं है। निम्न में से कौन सी विधि करके सीखना, अवलोकन द्वारा सीखना, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात पर आधारित है? वो है प्रयोगशाला विधि। व्याख्यान विधि का प्रमुख अवगुण है ये छात्र द्वारा आत्म प्रयास को हतोत्साहित करती है। समय लेने वाली प्रक्रिया व्याख्यान विधि ध्यान अवधि कम कर देती है, विचलित चिंतन के माध्यम से अधिगम को प्रोत्साहित करती है। व्याख्यान विधि के गुण है समय लेने वाली प्रक्रिया, ध्यान अवधि कम, विचलित चिंतन के माध्यम से अधिगम को प्रोत्साहित, सरल व सुविधाजनक। इस विधि द्वारा अधिक छात्रों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है। शिक्षण की विधि जो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करने में उपयुक्त है वो है विचार मंथन विधि। परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? परियोजना विधि के प्रतिपादक है किलपैट्रिक, WH किलपैट्रिक। ऑप्शन इसका 4 होगा। शिक्षण विधि प्रतिपादक है, सारी विधि आ गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान से देखिएगा। प्रोजेक्ट यहाँ परियोजना विधि WH किलपैट्रिक की, किंडरगार्टन विधि प्रोपेल महोदय की है, खेल विधि हेनरी कॉल्डवेल कुक की है, खोज विधि आर्मस्ट्रांग की है, वैज्ञानिक विधि है गुडबारो स्कैट्स, ये आप ध्यान रखो वैज्ञानिक विधि। प्रश्नोत्तर विधि है वो सुकरात की है, और दल शिक्षण विधि है मिशिगन व हार्वे की, सूक्ष्म शिक्षण विधि है रॉबर्ट बुश की। ये मिशिगन हार्वे दल शिक्षण आप ध्यान रखो। चर्चा विधि का निम्न लाभ है, कौन सा लाभ है? शिक्षण के बजाय अधिगम पर जोर। न केवल निर्माणात्मक बल्कि योगात्मक आकलन भी निम्न के माध्यम से संचालित किया जा सकता है, परियोजनाओं के माध्यम से। छात्र शिक्षक उपकरण को पुनः स्पष्ट करते हैं जिसमें एक चुंबक के ऊपर एक स्ट्रिंग से बंधा पेपर क्लिप लगाया जाता है। इस विधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 2, निर्देशित पूछताछ इसको कहा जाता है। वह रणनीति जो छात्र ज्ञान को बढ़ाती है और उन्हें सहयोग, संचार और स्वतंत्र अधिगम कौशल प्राप्त करने और आजीवन अधिगम के लिए सक्षम बनाती है, तो वो कौन सी है? परियोजना पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या निवारण विधि का अवगुण है। ये ज्ञान को आसानी से आत्मसात करने में मदद नहीं करता है, यह अवगुण है। निम्न में से किसने परियोजना पद्धति के विकास को प्रभावित किया? जॉन डीवी ने। कौन दर्शन शास्त्र के व्यवहार मूलक विद्यालय का एक परिणाम है परियोजना या प्रोजेक्ट विधि दर्शन शास्त्र के व्यवहार मूलक विद्यालय का एक परिणाम माना जाता है। कौन सा अधिगम अंत विषय है और सक्रिय छात्र निर्देशित अधिगम पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे छात्रों को सीखने के लिए एक प्रामाणिक वास्तविक दुनिया का संदर्भ प्रदान किया जाता है, तो वो है परियोजना पर आधारित। कौन प्रोजेक्ट विधि में शामिल नहीं है? इनमें से प्रोजेक्ट विधि संबंधित इंक्वायरी टाइप है वो नहीं है, प्रॉब्लम होती है, प्रोजेक्ट ड्रिल होता है। एक परियोजना पूर्ण रूप से एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि होती है जो एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ती है, ये कथन है वो किनका है? विलियम किलपैट्रिक का। थॉमस और लैंग क्या कह रहे हैं? एक परियोजना एक स्वैच्छिक उपक्रम है जिसमें रचनात्मक प्रयास या विचार शामिल होते हैं और वस्तुनिष्ठ परिणामों में बदल जाते हैं। सी वी गुड के अनुसार योजना क्रिया की वह महत्वपूर्ण इकाई है जिसका शैक्षिक महत्व हो तथा जिसका लक्ष्य एक या एक से अधिक प्रकार का निश्चित ज्ञान देना हो। योजना नियोजित होती है, इसकी पूर्ति का प्रयास अध्यापक और विद्यार्थियों के द्वारा प्राकृतिक जीवन जैसी परिस्थितियों में किया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का एक लाभ नहीं है? तेज प्रक्रिया होने के नाते यह एक निश्चित समय अवधि में निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने में सहायता कर सकती है, यह कोई लाभ नहीं है। शिक्षार्थी में रचनात्मकता विकसित करने में मदद करती है, छात्रों में अवलोकन की शक्ति विकसित करती है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब गतिविधि का उपयोग किया जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि के लाभ देखिएगा आप, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब गति का उपयोग, अवलोकन की शक्ति विकसित, रचनात्मकता विकसित होती है, विधि करके सीखने पर बल देती है और इस पद्धति में विद्यार्थी सक्रिय, स्वतंत्र और जिज्ञासु होते हैं। प्रदर्शन विधि उपयोग में लाती है, द्विआयामी सहायक सामग्री भी उपयोग में लाती हैं, त्रिआयामी मॉडल का प्रयोग करती हैं, बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग करती हैं, प्रदर्शन शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करती हैं। तो ये था अपना पहला टॉपिक गणित शिक्षण विज्ञान शिक्षण की वीडियो पर आधारित। अपना सेकंड टॉपिक है वो है विज्ञान शिक्षण के उपागम। उपागम क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ से जरूर एक सवाल आपको देखने को मिलेगा।
पहला क्वेश्चन है ग्रेड थर्ड लेवल फर्स्ट 2023 में इस वाला आया था। निम्न में से कौन सा कथन के संदर्भ में सही नहीं है? कथन के संदर्भ में सही नहीं है। रचनावाद उपागम खोज अधिगम पूछताछ विधि और सामाजिक अन्वेषण पर बल देता है, बिल्कुल सही है। रचनावाद उपागम बाल केंद्रित है। रचनावाद अपने स्वयं के प्रयासों या ज्ञान के संरचना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन 4 है वो इसका आंसर है। रचनावाद में ज्ञान की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थी के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है, यानी रटने पर बल ये बिल्कुल भी इसमें नहीं है, तो ये इसका आंसर है। रचनावाद विभाग संबंधित एक क्वेश्चन था। रचनावाद विभाग में स्वयं के प्रयत्नों से ज्ञान प्राप्त करने या ज्ञान के संरचना करने संबंधी प्रक्रिया पर ही सारा ध्यान केंद्रित रहता है इसमें। जबकि व्यवहारवाद क्या करता है? व्यवहारवाद पर आधारित परंपरागत कक्षा शिक्षण में ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया की बजाय उससे प्राप्त परिणामों को सीधे विद्यार्थी के मस्तिष्क में भरने की कोशिश की जाती है। रचनावाद खोज अधिगम पूछताछ विधि सामाजिक अन्वेषण आदि उपागमों को सामने लाकर बालक के स्वयं के प्रयत्नों द्वारा नए ज्ञान की उपलब्धि या रचना पर आवश्यक जोर देता है। और रचनावाद उपागम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक केंद्रित या विषय केंद्रित उपागम के प्रयोग का विरोध करता है। इसके स्थान पर वह उन सभी विधियों और तकनीकों को प्रयोग को बढ़ावा देता हुआ नजर आता है जो विद्यार्थी केंद्रित हो। यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझाता है, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। तो परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है, यह सवाल आया था पिछली बार ग्रेड थर्ड लेवल फर्स्ट वालों के लिए 2023 में। तो इसका करेक्ट भी ऑप्शन इसमें परीक्षा उपागम वाला इसमें सही था, मार्गदर्शक एवं अनुदेशक। ऑप्शन 2 इसका सही है। परीक्षा उपागम का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में स्वयं किसी समस्या के हल को या नवीन नियम सिद्धांतों की रचना हेतु पूछताछ की प्रवृत्ति को विकसित करना। परीक्षा उपागम या पूछताछ। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक और अनुदेशक की होती है। परीक्षा उपागम के पद देख लीजिए आप, सोपान इसके 5 है। समस्या का चयन, समस्या का स्पष्टीकरण, समस्या के समाधान हेतु प्रयास, सूचनाओं का एकत्रीकरण होता है, अंत में पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता है। कॉल्ब के अनुसार रिक्त स्थान द्वारा सीखना एक चक्रीय प्रक्रिया, किसके द्वारा? अनुभव द्वारा। अनुभव द्वारा सीखना एक चक्रीय प्रक्रिया है, कॉल्ब कह रहे हैं। डेविड ए कॉल्ब ने अनुभवात्मक अधिगम उपागम दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने अनुभवात्मक अधिगम उपागम दिया था डेविड कॉल्ब ने। एक्सपीरियंटल लर्निंग अप्रोच ELT, इसे अनुभव आधारित अधिगम चक्र कहा जाता है। उनका मानना था कि सीखना केवल सैद्धांतिक ज्ञान से नहीं होता बल्कि व्यक्ति के अनुभव चिंतन द्वारा होता है। अब देखो इनका कॉल्ब का अधिगम चक्र है। ठोस अनुभव पहला है, फिर चिंतनशील अवलोकन, उसके बाद अमूर्त अवधारणाएं बनेगी और फिर सक्रिय प्रयोग होगा। अगला सवाल है समस्या समाधान उपागम के चरणों का सही क्रम है वो किसमें है? समस्या को परिभाषित करना ऑप्शन 3 में सही क्रम है। समस्या को परिभाषित करना, फिर परिकल्पनाओं का निर्माण होगा, परिकल्पना का परीक्षण होगा, प्रमाणों का विश्लेषण होगा, व्याख्या और मूल्यांकन होगी, अंत में निष्कर्ष निकलेगा। परिभाषित करना, परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, प्रमाणों का विश्लेषण करना, व्याख्या और मूल्यांकन करना और अंत में निष्कर्ष निकालना। समाधान समस्या समाधान उपागम के ये चरण हैं 6। समस्या समाधान उपागम में छात्र करके सीखते हैं। ये उपागम छात्रों में संश्लेषण, विश्लेषण और समालोचनात्मक चिंतन का विकास करता है। इस उपागम से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होता है। समस्या समाधान उपागम है शिक्षार्थी केंद्रित। छात्रों को अपने ज्ञान और अनुभवों को उपयोग में लाने का अवसर मिलता है। इसमें उपागम है वो शिक्षार्थी केंद्रित है। इसमें छात्र एक साथ मिलकर काम करते हैं जिससे उसमें सहयोग, समूह और समूह भावना का विकास होता है। और ये उपागम है प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं माना जाता है क्योंकि समस्या वो सॉल्व नहीं कर सकते। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने आगमनात्मक अधिगम को प्रोत्साहित किया? J.M. ब्रूनर ने। शिक्षा के क्षेत्र में J.S. ब्रूनर ने आगमनात्मक अधिगम को प्रोत्साहित किया क्योंकि उनकी डिस्कवरी लर्निंग अप्रोच का आधार यही है। यानी उन्होंने जो खोज अधिगम जो उपागम दिया है उसका आधार था आगमनात्मक अधिगम। ये ग्रेड थर्ड 2011 में सवाल आया था, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। अगला सवाल है अनुभवात्मक अधिगम उपागम में कितने चरण होते हैं? तो इसमें 4 चरण होते हैं।
4 चरण कौन कौन से वो हम पढ़ चुके हैं। ठोस अनुभव, चिंतनशील अवलोकन, अमूर्त अवधारणा और सक्रिय प्रयोग। कॉल्ब का है, डेविड कॉल्ब का। निम्न में से कौन सी विज्ञान शिक्षण में निर्मितवादी उपागम की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता है? विद्यार्थियों को अनुभवात्मक अधिगम उपलब्ध कराना। यह निर्मितवाद इस पर आधारित है। निर्मितवादी उपागम क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इस उपागम के ज्ञान अनुसार ज्ञान बाहर से नहीं भरा जाता, बल्कि विद्यार्थी स्वयं अपने अनुभवों, गतिविधियों और चिंतन के आधार पर निर्मित करता है। विद्यार्थियों को अनुभवात्मक अधिगम उपलब्ध कराना है, यानी जो बालक है वो स्वयं अपने अनुभव, गतिविधियों, चिंतन के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसकी विशेषताएं हैं, सीखने वाला केंद्र में रहता है, अधिगम प्रक्रिया का केंद्र विद्यार्थी होता है, शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में होता है इसमें, और अनुभव आधारित अधिगम देते हैं, सक्रिय सहभागिता होती है, शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक और सहयोगी की होगी। इसमें सवाल बन सकता है, निर्मितवादी उपागम में शिक्षक की भूमिका क्या है? मार्गदर्शक और सहयोगी। इसमें चिंतनशील अधिगम भी होता है। अगला सवाल है, कक्षा 7 की एक अवधारणा धुआं ऊपर क्यों उठता है पर प्रभावशाली चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी कि यह सीटेट में अप्लाई सवाल आया है। सीटेट में बहुत लंबे सवाल आते हैं, इस प्रकार अप्लाई क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। तो इसमें चर्चा के दौरान क्रम पूछने चाहिए, कम प्रश्न पूछना चाहिए, बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकारना चाहिए। चर्चा के अंत में बच्चों को विचारों का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन 3 होगा, BCD। कम प्रश्न नहीं पूछने हैं, यह एक ही गलत है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं पॉइंट। हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और प्रयोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग है। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य क्या है? विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपगमनों में से कौन सा उपगमन इस शिक्षिका की वैज्ञानिक मन स्थिति को दर्शाता है? कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, अधिगम में बढ़ोतरी करने के लिए कठिन, बिल्कुल कठिन तो नहीं बनाना, तो ये एक पॉजिटिव दिख रहा है। कक्षा में पूर्ण अनुशासन बनाए रखना, तो ऑप्शन 1 है वही सही है। बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थी में स्वयं किसी समस्या के हल को या नवीन नियम सिद्धांतों की रचना है तो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को विकसित करना चाहिए। विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना। ऑप्शन 2। बुल को आप क्या कह रहे हैं? रचनात्मकवाद उस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें किसी सूचना से कोई मतलब निकालने और उसके बारे में समझ विकसित करने में विद्यार्थियों के द्वारा सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना चाहिए। रचनावादी उपागम इस बात का समर्थन करता है कि अधिगमकर्ताओं को अपने पूर्व अनुभवों के और परिवेश के साथ अपने वर्तमान अंतक्रिया के आधार पर अपना स्वयं के ज्ञान की रचना करके अधिगम या संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए। विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थियों को ध्रुवों और गैसों द्वारा लगाया दाब प्रकरण पर कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक निर्देशन पाठ देने के लिए कहा गया। भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया। तो ये उपागमों में से प्रकरण को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी कौन सा है? तो ये अप्लाई सवाल था। सर्वाधिक प्रभावी इसमें हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना। विज्ञान शिक्षण में रचनावादी उपागम क्या करता है? विद्यार्थियों को अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराता है। एक शिक्षक विद्यार्थी को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्न गतिविधियों की योजना बनाता है। सामान्य रूप से अवलोकित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करना। विद्यार्थी को एक प्लेट में गूंथा हुआ आटा देकर उसे हाथों से दबाने के लिए कहना। कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने वाले दृश्य सर्वे फिल्म दिखाना। तो इसमें तो आधा सवाल है, चौथा ऑप्शन नहीं है। इसमें ये अप्लाई क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन बी वाला होगा। इसमें शिक्षक सिखाने के लिए अलग अलग उपागमों का प्रयोग करता है क्योंकि
कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहता है। ऑप्शन 3 होगा इसका सही। शिक्षक सिखाने के लिए अलग अलग उपक्रमों का प्रयोग करता है क्योंकि कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहता है। तो इसमें ऊपर जो है इसमें यही है कि विद्यार्थियों को एक प्लेट में गूंथा हुआ आटा देकर उसे हाथों से दबाने के लिए कहना। तो इससे क्या है कि वो बल का प्रयोग को समझ पाएंगे कि शिक्षक सिखाने के लिए अलग अलग ये हो गया है। 17वां क्वेश्चन है, शिक्षण कौशलों के एकीकरण का अर्थ क्या है? एक पाठ में उपयुक्त शिक्षण कौशलों का चयन करना। न्यूटन के गति के नियम को पढ़ाते समय एक शिक्षिका को आगे बढ़ने से पहले ही बोर्ड पर सभी सूत्र है वो लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है कि वह पालन कर रही है किसका? निगमन उपागम का। निगमन में ही ऐसा किया जाता है। नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। निगमन उपागम में बालकों के समूह सूत्र, नियम, निष्कर्ष और संबंध प्रस्तुत कर देते हैं। इसके सूत्र है नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल, अज्ञात से ज्ञात। खोज विभाग में छात्र स्वयं समाधान खोजने के लिए प्रयास करते हैं। खोज विभाग में विशेषताएं विद्यार्थी केंद्रित है, अनुभव आधारित है, स्वयं खोजने पर है और आविष्कारात्मक अधिगम है। समस्या समाधान उपक्रम का पहला चरण है वो क्या है? समस्या की पहचान करना। सबसे पहले इसका सोपान आप देख लीजिएगा। समस्या की पहचान करना या चयन करना, समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, परिकल्पनाओं और उपकल्पनाओं का निर्माण करना, समस्या से संबंधित तथ्यों का एकत्रीकरण करना, विश्लेषण करना और निष्कर्षों का मूल्यांकन। ज्ञानी क्या कह रहे हैं? समस्या समाधान घटनाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें मानव किसी विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि के लिए अधिनियमों या सिद्धांतों का उपयोग करता है। अगला सवाल है, अंत विषय आधारित उपक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका है विषयों को एक साथ जोड़ना। अंत विषय आधारित उपक्रम का मुख्य उद्देश्य विषयों को एक साथ जोड़ना। पर्चा या प्रतिमान, जो पर्चा प्रतिमान है यानी पूछताछ उपक्रम है, उसका सोपान है समस्या का चयन, समस्या का स्पष्टीकरण, समस्या के समाधान हेतु प्रयास, सूचनाओं का एकत्रीकरण, पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण। हार्वर्ड उपागम के पद जरूर देखिएगा। प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, तुलना है, मूल्यांकन या सामान्यकरण है, अनुप्रयोग है। डीवीएम एवं किलपैट्रिक उपागम के पद देखो आप। परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना का चुनाव या जो परियोजना विधि है ये दो, योजना की रूपरेखा, क्रियान्वयन, कार्य का परीक्षण और लेखा जोखा तैयार करना। मॉरिसन उपागम के पद है खोजना या अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था या संगठन और वर्णन। विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री एवं उपयोग, इस टॉपिक से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन सहित क्वेश्चन है। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य और सर्वे दोनों प्रकार की है? दृश्य भी है, सर्वे भी है, तो वो है चलचित्र। रेडियो सर्वे है, मॉडल दृश्य है, ग्रामोफोन सर्वे है। वह साधन जिनमें दृष्टि और श्रवण दोनों शामिल होते हैं उन्हें दृश्य सर्वे कहते हैं। जैसे चलचित्र हो गया, दूरदर्शन, वीडियो टेप, ड्रामा। एडगर डेल क्या कर रहे हैं? अनुभव शंकु देने वाले शिक्षण सहायक सामग्री का। एडगर डेल कह रहे हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री वह उपकरण है जिनके उपयोग से विभिन्न शिक्षण और प्रशिक्षण स्थितियों और समूहों के बीच विचारों के संचार में मदद मिलती है। इन्हें बहुसंवेदी सामग्री भी कहा जाता है। बर्टन साहब क्या कर रहे हैं? श्रव्य दृश्य कौशल में संवेदी वस्तुएं या चित्र हैं जो सीखने को आरंभ, उत्तेजित और सुदृढ़ करते हैं। अगला सवाल है, कौन सी उद्योतन सामग्री है जो शिक्षण में अधिक प्रभावी सिद्ध होगी? तो सबसे अधिक प्रभावी सिद्ध होगी दोनों प्रकार की दृश्य सर्वे साथ में हो। रीट L2 2025 का सवाल। दृश्य सर्वे सामग्री गतिशील सीखने के अनुभव को अधिक ठोस, यथार्थवादी और स्पष्टता बनाता है। इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री को मोटे तौर पर कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार है। पहला है श्रव्य, जिससे सुना जाता है, रेडियो, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन, टेप रिकॉर्डर। फिर दृश्य वह सामग्री जिसे देखा जा सकता है, श्यामपाठ, चार्ट, मॉडल, नमूने, ग्राफ, पोस्टर, चित्र, वास्तविक वस्तुएं, नक्शे, बुलेटिन बोर्ड, एपिडाइस्कोप। और तीसरा प्रकार है वो है श्रव्य दृश्य सामग्री दोनों। वह सामग्री जिसका देखना व सुनना दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि दृश्य श्रव्य साधन हमारी मानसिक शक्तियों को 2 प्रकारों से प्रभावित करते हैं, देखकर और सुनकर। चलचित्र हो गया, टेलीविजन, लैपटॉप, यह दृश्य श्रव्य में आते हैं। दृश्य श्रव्य साधनों का गुण कौन सा नहीं है इनमें से? इनके निर्माण में धन व समय खर्च होता है, ये गुण नहीं है। दोष है इनका, इनके प्रयोग से सीखना तो स्थायी हो जाता है,
प्रयोग से अनुभव की सीमा का विस्तार होता है और इनके उपयोग से शिक्षण में प्रभाविता आ जाती है। दृश्य श्रव्य साधनों के गुण हैं सीखना स्थायी, अनुभव की सीमा का विस्तार, शिक्षण में प्रभाविता, इंद्रियों का अधिकतम उपयोग, और शिक्षण होता है वो प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्राप्त होता है, और श्रवित दृश्य कौशल के माध्यम से शिक्षक विषय वस्तु को अधिक आसानी से और स्पष्ट रूप से समझते हैं। चित्र यंत्र जो ओपिडाइस्कोप है, इसकी विशेषता क्या है? इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, इसकी विशेषता है रिटेल 2 2025 में 16 आया। चित्र विस्तारक यंत्र है जो अपारदर्शी और पारदर्शी दोनों प्रकार की वस्तुओं को पर्दे पर प्रोजेक्ट इसमें किया जा सकता है, जो अपने से बड़े रूप में दिखाई देती है। एपिडाइस्कोप के माध्यम से रेखा चित्र, मानचित्र, पृष्ठों को बड़े रूप में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, और इनके द्वारा जो प्रदर्शित चित्र है वो अचल तथा ध्वनि रहित होते हैं। यानी ये एक प्रकार का केवल और केवल दृश्य सामग्री में इसका प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सी सर्वे सहायक सामग्री नहीं है? इनमें से एपिडाइस्कोप है वो सर्वे नहीं है, ये दृश्य है, बाकी है वो सर्वे है। दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? ये रीट L1 वालों के लिए 2023 में आया सवाल। अब मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए। इसमें मूर्त से अमूर्त की कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सर्वे दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? चित्र विस्तारक है वो इसमें सर्वे दृश्य में नहीं है। चित्र विस्तारक यंत्र एक दृश्य सामग्री है, न कि सर्वे दृश्य। चार्ट, मॉडल, नमूने, ग्राफ, रेखा चित्र, नक्शे, विज्ञान संग्रहालय, फिल्म स्टेप्स, सिरोपरि प्रोजेक्टर, बुलेटिन बोर्ड, ये दृश्य सामग्रियाँ हैं। दूरदर्शन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल कंप्यूटर, CCTV जिसे क्लोज सर्किट टेलीविजन कहते हैं, ध्वनियुक्त फिल्म स्टेप, ये सारी है वो दृश्य सर्वे सामग्रियाँ हैं। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ग्रामोफोन है, वो दृश्य नहीं है, सर्वे है। रेडियो, टैप रिकॉर्डर, लिंगाफोन, मानव स्वर, भाषा प्रयोगशाला, ग्रामोफोन या सीतावाद्य कहते हैं इसको, ये सर्वे उपकरण है। निम्न में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है? इनमें से महंगी सामग्री, प्रेरणा व रोचकता, पिछड़े बालकों के लिए प्रभावी, सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति संभव। ये महंगी सामग्री है, इसका लाभ नहीं होगा। शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ देख लीजिए आप। प्रेरणा, रोचकता, पिछड़े बालकों को प्रभावी, सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति संभव, दृश्य सर्वे साधन छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सहायक है, सर्वे दृश्य कौशल शिक्षण में इंद्रियों का अधिकतम उपयोग होगा इसमें, और सर्वे दृश्य जो कौशल है वो छात्रों की शब्दावली को अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ाने में मदद करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन है सर्वे दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। कौन सी प्रक्षेपित सामग्री प्रक्षेपित करती है? OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड पारदर्शिता, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्टेप्स, चर्चा फिल्म स्टेप और ध्वनि स्लाइड फिल्म, ये प्रक्षेपित है और दृश्य सर्वे है दोनों। कौन सी विज्ञान की एक पाठ्यसेगामी गतिविधि नहीं है? विज्ञान प्रयोगशाला, यह पाठ्यसेगामी नहीं है। निम्न में से कौन सी अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री नहीं है? अप्रक्षेपित इसमें प्लेनर बोर्ड, चार्ट, मॉडल हैं, चलचित्र है वो अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है वो नहीं है। चलचित्र प्रक्षेपित दृश्य सर्वे साधन में आ जाता है, ना कि अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री में। अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री प्लेनर बोर्ड है, चार्ट है, मॉडल है, बुलेटिन बोर्ड है, ग्राफिक साधन है, वस्तुएं और नमूने हैं। प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री का उदाहरण कौन सा है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। निम्न में से कौन सा प्रयोगशाला का सुरक्षा उपकरण नहीं है? गत्ते का डिब्बा है, यह कोई सुरक्षा उपकरण नहीं है, बाकी है वो प्रयोगशाला के शिक्षा उपकरण है। सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन। निम्न में से सर्वे दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग का सिद्धांत कौन सा नहीं है? अवलोकन का सिद्धांत है, प्रयोग का नहीं है। तैयारी का सिद्धांत, प्रस्तुति का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, ये तीनों है वो सिद्धांत है। अवलोकन का सिद्धांत सर्वे दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है, बाकी तैयारी, प्रस्तुति, चयन ये सिद्धांत है। बहुसंवेदी शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में चुंबकीय बोर्ड के कार्य में प्रयुक्त होता है। चुंबकीय सामग्री से लगी हुई दृश्य सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग होता है चुंबकीय बोर्ड का। बहुसंवेदी शिक्षण सहायक सामग्री ये मानी जाती है। इसके संदर्भ में चुंबकीय बोर्ड चुंबकीय सामग्री से लगी हुई दृश्य सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होती है। एडगर डेल द्वारा विकसित जो अनुभव शंकु है उसका संबंध किससे है? शिक्षण सहायक सामग्री का उपयुक्त प्रयोग से है। एडगर डेल ने अनुभव शंकु में 11 प्रकार बताए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखो आप। 11 प्रकार है। वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, आयोजित कृत्रिम अनुभव, नाटक के अनुभव, प्रदर्शन, शैक्षिक यात्राएं, प्रदर्शनी, दूरदर्शन, सिनेमा,
रेडियो रिकॉर्डिंग और इस तरह चित्र, दृश्य प्रतीक, शाब्दिक प्रतीक, इन भागों में इनको 11 भागों में बांटा है सर्वे दृश्य सामग्री को। अनुभव शंकु दिया इन्होंने। सर्वे शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण कौन सा है? लिंगाकौन। निम्न में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री कौन सी है? सर्वाधिक प्रभावी है दृश्य सर्वे, दोनों साथ में हो तो। चित्र विस्तारक यंत्र है वो किस प्रकार की सहायक सामग्री है? यांत्रिक दृश्य सामग्री है, यंत्र का प्रयोग होता है इसमें। फ्लैनेट बोर्ड का प्रयोग होता है चित्र प्रदर्शन हेतु। इसका प्रयोग छोटी कक्षा में गणित, भाषा, भूगोल, सामान्य विज्ञान, इतिहास, इन विषयों के शिक्षण में प्रयोग किया जा सकता है। कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? विज्ञान कल्प। एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों के रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है? ये बहुपागम दैनिक जीवन स्थिति के अधिक नजदीक होते हैं। मल्टीमीडिया सामग्री को प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। दृश्य सर्वे सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है और ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, तो इसमें ऑप्शन 3 होगा वो करेक्ट होगा। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद रुचि नहीं ले रहे हैं छात्र, तो आपको करना है रोचक बनाना पाठ को और बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य सर्वे सामग्री का प्रयोग करना है। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, क्या शामिल है मानचित्र पढ़ने के लिए? स्थान, दूरी, दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना इस पर आधारित होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए अधिगम विचार का अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। इसकी क्या होगी सही आंसर? आप अपने मन में करें इसका क्या हो सकता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 होगा, अधिगम विचार के लिए अवसर उपलब्ध करवाना। पर्यावरण अध्ययन में अच्छे दत्त का कार्य अधिगम विचार का अवसर उपलब्ध करवाना। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्न में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है? तो इस साथ में ऑप्शन 2 होगा, 1, 2, 3। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों के सापेक्ष दूरी, दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो इन तीनों का साथ में कौशलों का प्रयोग होगा। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी मिलती है। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी ने नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती हैं। यह सीटेट के बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं। तो ये पढ़ा रही है पक्षियों पर आधारित वर्ग चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उसने उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो नलिनी यह किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न भागों का प्रयोग कर रही है? तो वो कर रही है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। ऑप्शन 1 इसका सटीक होगा। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्न में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? समाचार पत्र को। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। तो शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय कौन सा नहीं है इसमें से? तो ऑप्शन 3 नहीं है, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, ये गलत है इसका। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना है? एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी? चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, प्रश्न तो पूछना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, ये थोड़ा कम दिख रहा है। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों और शिक्षक के साथ अपना अवलोकन को बांटना चाहिए, ये पॉजिटिव ज़्यादा है। बीज अंकुरण की अवधारणा को किस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? बीज अंकुरण को बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना है।
कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अपना टिफिन बॉक्स खोलना है और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। तो ये पोषण है, ऐसे प्रकरण पढ़ाया जा सकता है। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? इसमें जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। इसका ऑप्शन 2 होगा। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो सर्वाधिक उपयुक्त होगी ऑप्शन 4 वाली युक्ति, जानवरों और उसकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म को प्रदर्शित करना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम उपलब्ध कराना। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है, यानी प्रासंगिक नहीं है? प्रदर्शन के समय अपने शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। प्रदर्शन समय अपने शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, बिना सूचित किए कहीं न जाना, अपने साथ फोन, अपने साथ पेन और नोट पैड लेकर आना। प्रासंगिक का ये पूछा, प्रासंगिक का है। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद जो शीतल है वो कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह रिक्त स्थान में शिक्षार्थियों को मदद करेगा किसमें? ये मदद करेगा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधता पढ़ानी है, तो इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्न में से कौन सी होगी? सर्वोत्तम विधि है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों के द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट देना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? इसका ऑप्शन 4 होगा सही। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने इस संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्न अवसर प्रदान करने चाहिए। जितने अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। सहायक सामग्री का जनक किनको माना जाता है? प्रोबेल को। यह अच्छा क्वेश्चन है। उच्चारण संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए किन यंत्रों की मदद नहीं लेनी चाहिए? समाचार पत्रों की, इससे उच्चारण ठीक नहीं होगा। लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर, ये उच्चारण ठीक करते हैं। कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो। सर्वे दृश्य यानी ऑडियो विजुअल सहायकों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एडगर डेल द्वारा। अनुभव शंकु। निम्न में से छात्रों के लिए उपयुक्त दृश्य सर्वे सामग्री कौन सी है? ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर। ब्लैक बोर्ड दृश्य सर्वे कंप्यूटर। बाला का पूरा रूप क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाला का पूरा रूप है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग एज लर्निंग हेड। बाला का उद्देश्य क्या? बाल विकास के माध्यम से शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना, विद्यालय के बुनियादी ढांचे में सीखने और मनोरंजन पर आधारित भौतिक वातावरण का निर्माण करना है। शिक्षक सहायक सामग्री का गुण कौन सा है? तो ये तीनों ही हैं, परिशुद्धता, प्रासंगिकता, रोचकता। निम्न में से कौन शिक्षण साधन के रूप में ऑडियो टेप के विषय में गलत है? वह महंगे होते हैं, आसानी से पुनः पेश किया जा सकता है, पोर्टेबल होते हैं, दृष्टिबाधित छात्रों की मदद कर सकते हैं। श्याम पट को साफ करने की सही प्रक्रिया बतानी है, तो बाएं से दाएं की ओर चढ़ाएं। श्याम पट का आविष्कार सर्वप्रथम करने वाले जेम्स विलियम थे। विज्ञान शिक्षण में स्वर चित्र, मुख्य अध्ययन बिंदु, परिभाषा, नियम सिद्धांत अंकित किए जाते हैं। निम्न में से कौन से शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है?
तो ऐसे अप्लाई सवाल जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं। ग्लोब। विज्ञान के पाठ्यपुस्तक के विश्लेषण के लिए प्रमुख रूप से प्रयुक्त उपकरण है वो कौन सा है? वोगल की स्पॉट चेक मूल्यांकन मापनी। विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के विश्लेषण के लिए यह उपकरण है। शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट का स्रोत में उपयोग किया जा सकता है कब? महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय बिंदु को लिखने हेतु। श्यामपट्ट अध्यापक के लिए अध्यापक के लिए सहायक सामग्री है, किंतु इसका प्रयोग छात्रों के लिए उद्योतन का काम करता है। शिक्षक श्यामपट्ट पर महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बिंदु लिख सकता है। इसका महत्व है पाठ्यवस्तु से संबंधित नामांकित चित्र बनाना, ध्यान आकर्षित करना, छात्रों को अभ्यास कराने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगला सवाल है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है वो क्या है? इसका मूल उद्देश्य छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है वो है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। TLM का अर्थ बताना है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं तो ये तीनों ही हैं, विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण। अब अपना टॉपिक है विज्ञान शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ। इससे जुड़े हुए बेहतरीन क्वेश्चन एक्सप्लेन सहित संपूर्ण टॉपिक देखेंगे। 60-70 के आसपास क्वेश्चन है। विज्ञान शिक्षण की किस प्रकार हम मूल्यांकन कर सकते हैं, किन विधियों के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है, यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है तो उसमें निहित है तो वैधता, यानी जिसके लिए वो बना है उसकी मापन कर रहा है तो वैध है। वैध है ऑप्शन 2 इसका सही होगा। रीटल 2025 में सवाल आया। यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है तो उस परीक्षण में वैधता निहित होती है। विश्वसनीयता क्या होती है? यह कई बार सवाल बनता है, विश्वसनीयता का और वस्तुनिष्ठता का। इन दोनों को जानना जरूरी है। विश्वसनीयता क्या है कि कोई भी परीक्षा विश्वसनीय तब कही जा सकती है जब किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका का बार बार जांच करने पर उसके मापन में अंतर नहीं आता है। यानी किसी विद्यार्थी ने कोई एग्जाम दे दिया है और उस एग्जाम को एक जांच करता है, वहीं बार बार कोई दूसरा आकर के भी जांच करे तो भी वहीं जो मार्क उनको मिलते हैं, जैसे 10 में से 10 एक दे रहा है तो दूसरा भी 10 में से 10 देगा, तीसरा भी 10 में से 10, यानी कोई उसमें फेरबदल नहीं होगा, वो विश्वसनीयता होगी। वस्तुनिष्ठता क्या होती है कि जब हम किसी चीज़ का आकलन या वर्णन पूरी तरह निष्पक्ष होकर तथ्य और प्रमाण के आधार पर करते हैं तो उसे वस्तुनिष्ठता कहते हैं। यानी जो जांच करता है उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, यानी पूरी तरीके से वो निष्पक्ष होकर जिस मूल्यांकन देता है वो, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, इसमें जो जांच करता चाहे तो भी वो, जैसे ए आंसर है तो उसका वो बी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें वो निष्पक्ष है। ए आंसर है तो ए ही उसको करना पड़ेगा। विविधकारिता क्या है? कोई भी परीक्षा विविधकारी तब कहलाएगी जब उसमें सभी प्रकार के स्तरों के छात्रों के अनुकूल प्रश्न हो, अर्थात उससे प्रखर और मंद बुद्धि छात्रों के बीच स्पष्ट भेद करने वाली होनी चाहिए। यानी सभी के लिए समान क्वेश्चन नहीं होंगे, किसी के लिए हार्ड होगा, किसी को इजी होगा, इस प्रकार विविधकारिता भी होगी। तो कौन कमज़ोर है, कौन प्रतिभाशाली है, उन छात्रों की पहचान हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? अच्छे मूल्यांकन की विशेषता संकीर्णता नहीं होती है, व्यापकता होती है। वैधता है, निरंतरता रहती है, विश्वसनीयता और व्यापकता होगी, बाकी सारे सेम है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर शत्रु की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है? कमजोर शत्रु की पहचान करनी है तो वो निदानात्मक परीक्षण होगा। विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए निदानात्मक परीक्षण है वो सहायक है। शिक्षाविद बुकनर क्या कर रहे हैं कि शैक्षिक निदान छात्र के कमजोर और सबल दोनों पक्षों का पता लगाता है जिससे उसे प्रभावकारी निर्देशन दिया जा सके। तो ये बुकनर महोदय का कथन है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने की कमी का निदान और उपचार करना। गुड कहना है कि मूल्यांकन किसी वस्तु के मूल्य को सावधानीपूर्वक जांचने, निश्चित करने और निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन संबंधित परिभाषा जरूर पूछी जा सकती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या है? तो इसकी ये सभी विशेषता है, आवधिक पहलू, निरंतरता, सर्वतोमुखी विकास। CCE की विशेषताएं हैं
ये एक स्कूल आधारित मूल्यांकन है जिसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हैं। बाकी सभी विकास करना, विभिन्न उपकरण तकनीकों के माध्यम से निरंतर और व्यापक मूल्यांकन करना, आवधिक पहलू यानी अवधि अनुसार चलते रहना। शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाएगी ये प्रक्रिया? ऑप्शन सही होगा 1, आकलन। ये रीट L1 2018 का सवाल। कक्षा की गतिविधियों के भाग के रूप में मूल्यांकन एक मौलिक प्रक्रिया है जो सीखने और अंततः उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। आकलन उनकी शिक्षण विधि में सुधार के लिए आंकड़ों के साथ निर्देश प्रदान करने और छात्रों को अपना स्वयं सीखने में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरित करने के लिए एक तंत्र है। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है समय विशेष एवं विभिन्न कार्य पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है उसका पता लगाना, यानी सत्र के अंत में मूल्यांकन करना। योगात्मक मूल्यांकन कार्यक्रम के अंत में सीखने के स्तर की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। 9वां सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता? बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमत नहीं है कौन सा कथन इनमें से? विद्यार्थियों का आयु योग्यता के आधार पर मापन, योग्यता के आधार पर समान होना, एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं को प्रबंधन करता है, तो ये बहुग्रेड शिक्षण है। बैठने के लिए लचीली व्यवस्था, विभिन्न कक्षाओं में एवं एक ही कक्षा में अंत्यक्रिया। कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? इनमें से शिक्षण अनुभव भाग नहीं है। शैक्षिक उद्देश्य होता है मूल्यांकन अधिगम अनुभव, BS ब्लूम द्वारा दिया गया। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक है वो कोई मूल्यांकन नहीं होता, निर्माणात्मक होता है, योगात्मक और CCE होता है। निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन है। रचनात्मक आकलन कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है। कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को सीखने सिखाने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं जिससे बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर सकें। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं? उसको विश्वसनीयता कहते हैं, यानी अंक समान रूप से बने रहते हैं, कोई फेरबदल नहीं होता है। रिक्त स्थान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं के निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है, तो वो योगात्मक मूल्यांकन। यह आकलन सेमेस्टर के अंत में होता है। यह आकलन पेपर पेंसिल यानी लिखित उपकरण की सहायता से निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर किया जाता है, जैसे अर्धवार्षिक एग्जाम हो गया, वार्षिक एग्जाम हो गए। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? तो इसमें सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन, ये रीट L1 2018 में सवाल। निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? इसमें कौन सा सत्य नहीं है वो पहचान करनी है। ये एक मानकीकृत परीक्षण है। कथन आदर्श संदर्भित छात्र के प्रदर्शन के स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है, नहीं तुलना नहीं होती इसमें। मानकीकृत परीक्षण है, छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके ही की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया है। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित हो। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं 3 प्रकार से। अधिगम हेतु मूल्यांकन निम्न में से एक को छोड़कर अन्य को ध्यान में रखता है। किसको छोड़ना है? दक्षता, आवश्यकता, अधिगम शैली, ये तो साथ में होनी चाहिए। विद्यार्थियों की आदतों को। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE के सह शैक्षिक क्षेत्रों में शामिल हैं। क्या क्या शामिल है इसके अंतर्गत? तो ये चारों शामिल है। जीवन कौशल है, कार्य शिक्षा है, दृश्य प्रदर्शन कला है और अभिवृत्ति एवं मूल्य है। निम्न में से कौन सी एक परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है? परीक्षण की तकनीकी विशेषता कौन सी नहीं है? मितव्ययता कोई विशेषता नहीं होगी। छात्रों में चिंता एवं तनाव कम करने के लिए कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जा रही है? CCE। इसमें 3 प्रकार की गतिविधि शामिल है। कार्य शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, यानी ये शैक्षणिक जो गतिविधियाँ होती हैं वो साथ में है। निम्न में से मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीक कौन सी नहीं है? उपलब्धि परीक्षण गुणात्मक नहीं है। साक्षात्कार है, रेटिंग लिस्ट है, अभिवृत्ति मापनी। उपलब्धि परीक्षण क्या है? वह परीक्षण जिनकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों और सिखाई जाने वाली कुशलताओं में छात्रों की सफलता या उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार उपलब्धि परीक्षण विद्यार्थी के सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान की उपलब्धि के लिए जो परीक्षण काम में लिए जाए वो उपलब्धि परीक्षण है, यानी इसमें गुणात्मक जांच नहीं होती। गुणात्मक तकनीक कौन कौन सी है? निरीक्षण अवलोकन है, साक्षात्कार है, पड़ताल सूची है, प्रश्नावली है, रेटिंग लिस्ट है, अभिवृत्ति मापनी है, संचित अभिलेख है, पोर्टफोलियो जिसे कहते हैं। विज्ञान शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कौन सा है?
इसका सही होगा ऑप्शन 3। ये वर्ष में एक बार ही होता है, लेकिन लगातार जारी रहता है। ये रचनात्मक है, संकलनात्मक मूल्यांकन है, वर्ष पर्यंत चलता है, आधार क्षेत्र व्यापक है। ये एक स्कूल आधारित मूल्यांकन है जिसमें शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पहलू है वो शामिल होते हैं। निबंधात्मक परीक्षा के बारे में सत्य नहीं है। विद्यार्थियों को पाठ्य वस्तु के तत्वों को सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना पड़ता है। ये वेद नहीं होती है। ज्ञानात्मक पक्ष के मापन के लिए अधिक उपयोगी है। ये कम विश्वसनीय होती है। ये तो सही है, ऑप्शन 1 दिख रहा है इसमें। सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना पड़ता है, वो वस्तुनिष्ठता होती है। वस्तुनिष्ठ जो होते हैं उसमें सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ता है, जैसे कि आप प्रिपरेशन करते हैं। तो निबंधात्मक परीक्षा के बारे में सत्य नहीं है, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर के लिए पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ना होता है। निबंधात्मक प्रश्नों की सीमाएं क्या है? इस प्रकार के प्रश्नों में विश्वसनीयता नहीं होती, केवल व्यक्तिनिष्ठता होती है, वेद्यता भी नहीं है। ज्ञानात्मक पक्ष के मापन के लिए उपयोगी होते हैं। इन प्रश्नों द्वारा जांच कार्य में काफ़ी श्रम और समय की आवश्यकता पड़ती है। परीक्षार्थी के उत्तरों का मूल्यांकन परीक्षक के व्यक्तिगत दृष्टिकोण, विचारधारा, मापदंड व स्वाभाविकता के आधार पर होता है। प्रश्न पत्र निर्माण के कुछ चरण हैं, कौन कौन से हैं उसको क्रम में सजाना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लूप्रिंट जिसे तैयार करना कहते हैं। सबसे पहले उद्देश्यों का अंकभार होगा और उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार होगा। इसका ऑप्शन 1 ही सही है। उसके बाद प्रश्न निर्माण, फिर अंक तालिका तैयार होगी, अंत में मूल्यांकन किया जाएगा। तो ऑप्शन 1 इसका सही है। सबसे पहले उद्देश्य का अंकभार होगा, फिर ब्लूप्रिंट तैयार होगी, प्रश्न निर्माण होगा, अंक तालिका तैयार और फिर मूल्यांकन। किस प्रकार के प्रश्न बालकों में समीक्षात्मक सोच को विकसित नहीं कर सकते? तो वो है ऑप्शन 3, बंद प्रश्न कभी नहीं होने चाहिए, खुले होने चाहिए, खोजपूर्ण और अभिसारी। निम्न में से कौन आदर्श मूल्यांकन का मानदंड नहीं है? आदर्श मूल्यांकन का मानदंड नहीं है इसमें से विश्वसनीयता, विषय अनुकूलता, संभाव्यता, वस्तुनिष्ठता। जो आदर्श मूल्यांकन है, आदर्श यानी जो मानक है, मानक मूल्यांकन के लिए संभाव्यता है, वो कोई मानदंड नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण का गुण है, ऑप्शन 1 होगा परीक्षण पदों में विश्वसनीयता और वैधता। ये हम पढ़ चुके हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ क्या है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन। सीसी के उद्देश्य देख लो आप एक बार। संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना, विचार प्रक्रिया याद रखने पर जोर देना। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक अभिन्न अंग बनाना, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को एक शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि बनाना, और निष्पादन के वांछित मानक को बनाए रखने के लिए मूल्यांकन को गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण के रूप में उपयोग करना। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रमुख गुण है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना इसमें संभव है। एक प्रश्न के उत्तर में छात्र अपना विचार विषय के पक्ष अथवा विपक्ष में किसी तर्क के साथ रखता है, वह निष्कर्ष पर पहुंचता है। आप इसे किस प्रकार का प्रश्न कहेंगे? विचार विमर्श प्रश्न कहेंगे। प्रश्न पत्र के नील पत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? शिक्षण विधि का भार इसमें नहीं होगा। सीसीई में संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल कौन सा नहीं है? अधिगम में वृद्धि करना, यह स्वयं नहीं है। निम्न में से कौन सी तकनीक बालकों के गुणात्मक परिवर्तनों को मापने की नहीं है? नियत कार्य या दत्त कार्य प्रश्नावली परिसूची अवलोकन, तो इसमें ऑप्शन 1 है। नियत कार्य दत्त कार्य बालकों को गुणात्मक परिवर्तनों को मापने की तकनीक नहीं है, बाकी सारी है। सम्मिलित करना है। संकल्पनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? तो इसमें सम्मिलित करते हैं। संकल्पनात्मक मूल्यांकन में उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण होगा, और निदानात्मक जो परीक्षण है उसमें अधिगम कठिनाइयों की पहचान होगी। उपचारात्मक शिक्षण में इसमें कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त कार्य योजना का सारूपण होगा, और रचनात्मक मूल्यांकन प्रगति की निगरानी रखना। इसका ऑप्शन 2 है, जो मिलान किया वो सही है। उद्देश्यों की प्राप्ति, संकलनात्मक मूल्यांकन होगा, निदानात्मक अधिगम कठिनाइयों की पहचान, उपचारात्मक कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त कार्य योजना का सारूपण होगा, और रचनात्मक मूल्यांकन में प्रगति की निगरानी होगी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ क्या है? विद्यार्थियों के विद्यालय और सविद्यालय पक्ष के समग्र बाल व्यक्तित्व विकास का मूल्यांकन।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ है विद्यार्थी को विद्यालय सह विद्यालय पक्ष के समग्र बाल व्यक्तित्व विकास का मूल्यांकन। अब सी है यानी सतत चौमुखी विकास प्राप्त, कंटिन्यूस जिसे कहते हैं। चौमुखी विकास प्राप्त करने के लिए वर्ष भर नियमित और निरंतर गतिविधियां। फिर जो सेकंड सी है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव, इसका होगा यानी व्यापक, छात्र की प्रगति के मानसिक भावनात्मक और शारीरिक पहलू अर्थात छात्र का सर्वांगीण विकास। और ई इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन, छात्रों की प्रगति का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करना। तो यह CCE है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। निम्न में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मानदंड नहीं है इसमें से? तो व्यक्तिपरकता कोई अच्छा मानदंड नहीं होगा, बहुत सारी विशेषताएं हैं। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विविधकारिता, व्यापकता, व्यवहारिक तथा उपयोगिता, मूल्यांकन की सुगमता होगी, परीक्षण लेने में सरलता होगी। एक विशिष्ट अधिगम अनुगम प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है ये मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उपलब्धि परीक्षण यानी अधिगम कितना हुआ है उसका उपलब्धि का पता लगाना। उपलब्धि परीक्षण यह परीक्षण जिनकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों और सिखाई जाने वाली कुशलताओं में छात्रों की सफलता या उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार उपलब्धि परीक्षण विद्यार्थी के सैद्धांतिक व्यवहारिक ज्ञान के उपलब्धि के लिए जो परीक्षण काम में लिया जाए उसे हम उपलब्धि परीक्षण कहेंगे। निम्न में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? इसमें से अस्पष्टता नहीं स्पष्ट होंगी। विद्यार्थी के व्यापक मूल्यांकन में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? बुद्धि लब्धि गुणांक इसमें सम्मिलित नहीं है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक और संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। CCE में ज़्यादातर CTET में ज़्यादातर लंबे सवाल पूछते हैं और उसका लंबा आंसर राइट होता है। 41 का ऑप्शन 3 है सही। निम्न में से कौन सा सतत व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। यह संबंधित नहीं है। अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। क्या सहायता करता है? शिक्षण अधिगम विधि की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। आकलन है, आकलन क्या है? आकलन है सीखने में सुधार का एक तरीका। एलन की परिभाषा ये देख लो आप। आकलन में छात्रों के कार्यक्रमों को परिष्कृत करने और छात्रों द्वारा सीखने में सुधार करने के लिए अनुभवजन्य आंकड़ों का उपयोग शामिल है। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो तो उद्देश्यपूर्ण होगा। निम्न में से कौन सा उपकरण है जो संरचनात्मक यानी निर्माणात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता? इसमें से जो उपयुक्त नहीं है वो इसमें ऑप्शन 2 मानदंड संदर्भित परीक्षण नहीं होगा। क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण में उच्चतम श्रेणी वो कौन सी है? सांकेतिक संप्रेषण। विज्ञान शिक्षण में निबंधात्मक परीक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग क्या हो सकता है? उच्च स्तरीय उद्देश्यों का मापन। निम्न में से कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं हो सकती? विषय के विभिन्न क्षेत्रों में चयन संबंधी छूट कम से कम। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चे ने क्या सीखा ये जानना और बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को भी जानना। विद्यार्थी की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग आने वाली विधियाँ वो कौन सी हैं? तो वो है परिमाणात्मक और गुणात्मक विधि। विज्ञान में मूल्यांकन है वो क्या है? सभी क्रियाकलाप का एकीकृत भाग होना चाहिए। निम्न में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? इसमें से दत्त कार्य उपयुक्त नहीं है। रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न, खुले होने चाहिए, खुले प्रश्न। परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने और निदान के लिए किया जाता है वो कहलाता है, वो रचनात्मक मूल्यांकन कहलाएगा। विज्ञान शिक्षण के बोध उद्देश्य के लिए RCEM उपागम द्वारा दी गई कार्य सूचक क्रियाओं अथवा मानसिक प्रक्रियाओं की संख्या है। ऐसे फैक्ट आधारित सवाल है, वो बहुत ही कम संभावना बढ़ती है करने की। एक उपलब्धि परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य सिवाय इस कारण को छोड़कर अन्य सभी के लिए होता है। इसमें एक ऑप्शन 1 उद्देश्य के लेखन के लिए। जैक है जो एक गणित में एक कमजोर छात्र है। निम्न में से कौन सा परीक्षण उपरोक्त कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है? उपलब्धि परीक्षण है वो सर्वोत्तम समर्थन करेगा। इसमें पता लगा है उपलब्धि के माध्यम से कि वो कमजोर है क्यों। अधिगमकर्ताओं को सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय निम्न में से कौन सा कथन सही है?
संकलित यानी जो योगात्मक आकलन है वो औपचारिक आकलन कहलाएगा। अच्छा टाइट में पूछा है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। नहीं, इसमें निदानात्मक भी होता है। सतत व्यापक मूल्यांकन, व्यापक शब्द का अभिप्राय होगा संज्ञानात्मक ससंज्ञानात्मक दोनों। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? अधिगम को तीव्र करना। निम्न में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, ये सही नहीं है। विद्यालय आधारित है, विद्यार्थी में तनाव को कम करेगा, नंबरों के स्थान पर इसमें ग्रेड का प्रयोग होगा। CCE से तात्पर्य है सतत व्यापक मूल्यांकन। CCE आरंभ किया जाता है, वर्ष भर रहता है निरंतर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्न में से क्या मात्रात्मक पूर्व अपेक्षा का हिस्सा नहीं है? पाठ्यक्रम इसमें हिस्सा नहीं है, कक्षाएं, विद्यालय, शिक्षक है, पाठ्यक्रम ये तैयार नहीं होगा इसमें। अंतिम क्वेश्चन इस टॉपिक का, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है छात्र केंद्रित। अगला टॉपिक है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। विज्ञान में किस प्रकार हम निदान कर सकते हैं और उपचार कर सकते हैं? निम्न में से किस परीक्षण से विद्यार्थियों की विशिष्ट विषय विशेष की अधिगम कठिनाइयों और कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है? यानी कमजोरियों की पहचान होगी निदानात्मक परीक्षण में। रीट L1 2025 में अभी परी में निदानात्मक परीक्षण से विद्यार्थियों की विशिष्ट विषय विशेष की अधिगम कठिनाइयों और कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है। शैक्षिक निदान की प्रक्रिया निम्न चरणों में होगी। अधिगम में निहित कठिनाई की पहचान होगी। उन छात्रों को पहचानना जिन्हें अधिगम में कठिनाई आ रही है। अधिगम की कठिनाइयों में निहित कारणों को खोजना और कारणों को खोजकर उचित उपचार करना और परिणाम ज्ञात करना। निदानात्मक परीक्षण के बाद मंदबुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है? उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें निदानात्मक परीक्षण द्वारा बालक की ज्ञान की कमी को दूर करने के लिए उपचार की तरह विशेष शिक्षण इसमें कराया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का आधार बालक का निदानात्मक परीक्षण है। निदानात्मक परीक्षा द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। शिक्षक द्वारा इन कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। वो कारण क्या हो सकते हैं? बालकों में बुद्धि की कमी हो सकती है, भावात्मक दोष, बालकों में शारीरिक दोष, प्रारंभिक योग्यता का अभाव, शिक्षण विधियों का दोष हो सकता है। अगला क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण में सुधार के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री एवं साइंटिफिक कमेटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम की विशिष्ट कमजोरी को पहचानने के लिए उपयुक्त है? निदानात्मक। यह आपका कॉमन टॉपिक है हर एक सब्जेक्ट का। निदानात्मक शिक्षण विद्यार्थियों के अधिगम की विशिष्ट कमजोरी को पहचानने के लिए उपयुक्त है। बालकों के सीखने संबंधी कठिनाइयों को पता लगाने की प्रक्रिया शैक्षणिक निदान कहलाएगी। इसकी आवश्यकता है बालकों को सीखने संबंधी कठिनाइयों को पता लगाने के लिए और शारीरिक मानसिक स्थिति का पता लगाना, विशिष्ट कठिनाइयों का पता लगाना, पारिवारिक सामाजिक क्षेत्र में कठिनाइयों का पता लगाना। विज्ञान विषय में विद्यार्थी के विशिष्ट कमजोर क्षेत्र की पहचान की जा सकती है किसके माध्यम से? लिखित कार्य द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, निदानात्मक परीक्षण द्वारा। कभी कभी शिक्षार्थियों को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है। विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपने विचार पर पुनः विचार करने में शिक्षार्थियों की सहायता करनी है। कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता? पक्षपाती राय। देखो ये लंबे क्वेश्चन पढ़ने से आपको ऐसे चलो पूछे ना पूछे लेकिन अपने को एक समझ अवबोध हो जाता है कि हम इसका आंसर किस प्रकार पॉजिटिव रूप से दे सकते हैं या कोई नेगेटिव कथन आता है तो बाहर निकाल सकते हैं उसको, तो अपने को पता चल जाता है। ऐसा सवाल भले ही पूछे ना पूछे लेकिन समझ पैदा हो जाती है। जब उच्चतर कक्षा में बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है ऑप्शन सेकंड में, बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्द उतारने से रोकना और प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना। उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है? निदानात्मक शिक्षण का। अप्लाई क्वेश्चन आए तो ये बहुत ही ये सवाल हल करने में आपको लाभ देंगे। छात्रों की पढ़ाई पर व्यक्तिगत ध्यान देने से क्या लाभ है? उनकी शैक्षिक निष्पत्ति में वृद्धि होती है। फैक्ट आधारित 1-2 सवाल ही देखने को मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। विज्ञान विषय में उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है? इसका आधार है छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताएं। निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों के अधिगम संबंधी कठिनाई को दूर करना। एक प्रभावी निदानात्मक परीक्षण में क्या शामिल होना चाहिए? ये सभी निर्देश स्पष्ट होना चाहिए। सटीक प्रश्न, छात्रों के लिए प्रासंगिक सामग्री होनी चाहिए।
इसकी विशेषता है सरल सस्ती विधि है। यह शिक्षण कार्य में प्रभावशीलता लाती है, जिससे अधिगम प्रभावित होगा और छात्र की कमजोरी का पता लगेगा। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के बीच क्या संबंध है? निदानात्मक शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण का एक हिस्सा है। यह अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे सवाल बहुत अच्छे क्वेश्चन है ऐसे। उपचार के बिना निदान का कार्य अधूरा रहता है। शैक्षणिक उपचार के द्वारा इस बात का प्रयास किया जाता है कि बालक ने जो अशुद्धियाँ की वह भविष्य में इन्हें ना करें। विज्ञान अधिगम समर्थ हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतक्रिया और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ऑप्शन 2 होगा इसका। एक सुअनुशासित कथा का लक्षण क्या है? सभी जगह शांत रहना, चाहे उसके व्यवहार का पर्यवेक्षण हो या ना हो। छात्रों के सिर्फ कथा की जगह ये कक्षा है। छात्रों के अवांछित आचरण के सुधार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सर्वोत्तम होगा? उन्हें उनकी त्रुटियों का बोध कराना। यदि आप किसी विकलांग व्यक्ति से वास्ता होता है यदि आपका, तो उसके लिए आप श्रेष्ठ पर क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो आप उसे स्वयं सहायक प्रविधियाँ सिखाना। जब आप कक्षा शिक्षण में मग्न हैं तब दो पड़ोसी विद्यार्थी आपस में बातचीत करने लगते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है? तो आप उन्हें उनकी समस्या के बारे में और कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे। कोई विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए आपके पास आता है, तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना है? तो आपको उसकी समस्या समझने की कोशिश करनी है और उसकी सहायता करनी है। आप एक नए शिक्षक हैं, विद्यार्थी आपको सुनना नहीं चाहते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कुछ ऐसा प्रारंभ कर देंगे जिस पर वह ध्यान दें, यानी कोई रोचक गतिविधि आपको करनी है। तो ये थे अपने संपूर्ण टॉपिक विज्ञान के, साइंस और ये अपने मैथ, ये दो हो चुकी है शिक्षण विद्या। इनके PYQ देख चुके हैं एक्सप्लेन सहित। आगे इंग्लिश होगी, इंग्लिश के सारे क्वेश्चन PYQ देखेंगे, किस प्रकार एक्सप्लेन सहित क्वेश्चन है। इसी बुक से हम आगे शिक्षण विद्या देखेंगे इंग्लिश की। आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। PDF आपको इसके टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ना मिले तो मैं भूल जाता हूँ डालना। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, डेली क्लासेज नोट्स के नाम से सर्च करके आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। इस क्लास को शेयर करनी है, आपको सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जो ही ज़्यादा व्यू आएंगे, ज़्यादा लाइक, आपके पॉजिटिव कमेंट मुझे देखने को मिलेंगे, तो मैं आपके लिए और बढ़िया बढ़िया क्लासें लाने की कोशिश करूँगा। मेरा ये विचार है कि अब इन दिनों में आपके 15 दिन हैं, ज़्यादा दिन रहे नहीं, तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखने हैं। जैसे कि यहाँ PYQ देख लिए, फिर साइकोलॉजी के मैं मैराथन क्लास लूँगा अपने PYQ की, जो जस्ट 2024-25 में पूछे गए हो एक्सप्लेन सहित ऐसे क्वेश्चन। कोई अच्छी सी बुक मैं देखूँगा और उससे आपको ये क्वेश्चन सारे यहाँ देखने को मिलेंगे। और फिर बाकी के और भी क्वेश्चन हम देखेंगे शिक्षण विधियों के। करंट अफेयर की एक अच्छी क्लास लेनी है, एक्सप्लेन सहित जो बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे सहित जो पूछे जा सकते हैं, ऐसे सवाल हम देखेंगे अपने इस चैनल पर। तो आपको बने रहना है। थैंक यू वेरी मच।